इकोनॉमी के हवाले से, जिसके बारे में कहा जा रहा है तमाम इदारों की तरफ से, बिलखुसूस पार्लियामेंट और सेनेट की तरफ से किफायत जारी की जा रही है। तो किफायत जारी को छोड़ के जरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, इक्तिसादी राहदारी के हवाले से बात करते हैं, जिसके बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ खदशात का इजहार किया। और वो क्या खदशात है सुहेल साहब, जरा पहले तो उसकी तरफ रोशनी डालिए। अनिका, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2017 जारी की है, जिसके अंदर पाकिस्तान की मौशियत की जो ओवरऑल सूरत हाल है उसके ऊपर बात की गई है कि सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है, खुसूसन बजट डेफिसिट के हवाले से बात की गई है और पाकिस्तान ने जो इस्लाहात करनी थी मौशी शोबे के अंदर वो नहीं की गई, उसके ऊपर बात की गई। लेकिन उसके साथ साथ चंद रोज कबल IMF की जानिब से भी कुछ खदशात का इजहार किया गया था, उसी पैटर्न को फॉलो किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे अपीलिंग जो पॉइंट था, जो जिसने मुझे वो किया है और जिसके ऊपर हम सब लोग कुछ रिलैक्स भी हो गए थे, वो है मनसूबा CPEC। हुकूमत की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रोज वहां पर मीटिंग्स होती हैं, शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के अंदर CPEC का जिक्र ना हो। गुज़श्ता रोज भी मीटिंग हुई और CPEC के फायदे के हवाले से बात की गई। हुकूमत कहती है कि ये गेम चेंजर मनसूबा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के करोड़ों लोगों की ये किस्मत बदल देगा। लेकिन अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वार्न किया है कि खित्ते के लोगों की तो शायद किस्मत बदल जाए, लेकिन पाकिस्तानियों को भी अपनी किस्मत बदलने के लिए बड़ा चौकस रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, इसलिए कि जिस तरीके से हमारी मौशियत का और हमारी सरकारी इदारों का हाल है, अगर यही हाल रहा तो CPEC के हमें कोई फायदे नहीं मिलेंगे। बल्कि ये नहीं, जो खतरे की घंटी बजाई गई है, ये जो $55 बिलियन तक की जो सरमायाकारी होनी है, बेसिकली तो ये कर्ज है जो कि चीनी कंपनियों ने, ये चाइनीज बैंक ने इसको प्रॉफिट की शक्ल में, इसके ऊपर रिटर्न भी उन्होंने हासिल करना है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपने मौशी ढांचा है उसके अंदर तब्दीलियां ना की तो उसके गेम चेंजर मंसूबा एक साइड के ऊपर, उसके सम्राट एक साइड के ऊपर, बल्कि पाकिस्तान के लिए इस कर्ज को वापस करना भी नामुमकिन हो जाएगा। वो वजूहात क्या है? उन्होंने कहा कि आपको एनर्जी सेक्टर के अंदर आपको बड़ी तब्दीलियां लेके आनी चाहिए, इंप्रूवमेंट लेके आनी चाहिए, जो आपने कोशिशें की अभी तक नहीं लाई जा सकी। उसके साथ जो रेगुलेशंस हैं ओवरऑल हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो फॉरेन करेंसी रजीम है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, चूंकि पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसको पॉइंट आउट किया है। पहले हम लोग इस पे बात करते थे, जो रिजर्व हमने 21 से 22 बिलियन डॉलर तक हमने बरकरार रखे हैं, वो ज्यादातर इसाक डार साहब ने गैर मुल्की इदारों से, बैंक से कर्ज लेकर और बड़े महंगे दाम के ऊपर, महंगे मार्कअप रेट के ऊपर अपने फॉरेन करेंसी के रिजर्व डेवलप रखे हुए हैं। अब उन्होंने 3-4 रिकमेंडेशन भी दिए हैं कि आपने CPEC के जरूर फवायद लें, लेकिन आपको क्या करना होगा, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाइए। एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो आपको बाहर से फॉरेन करेंसी मिल सकेगी और आपके मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे और आप उसको रीपेमेंट भी कर सकेंगे चाइनीज उसकी। उसके बाद एनर्जी का शोबा, जहां पर सबसे ज्यादा हमें लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, वो इफेक्टिवली काम करेगा, लो कॉस्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर करप्शन लॉसेस नहीं होंगे, तो आगे इंडस्ट्री को कम निख के ऊपर बिजली मिलेगी और जिसके नतीजे में पूरी मौशियत का पहिया बेहतर तरीके से आगे चल सकेगा। उसको बेहतर करने की कोशिश की गई। उसके साथ जो हमारी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी तरफ भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पॉइंट आउट किया है कि उनकी हालत बहुत खराब है। जैसे पाकिस्तान स्टील मिल है, हर माह हम 40-50 करोड़ रुपए उसमें पंपिंग कर रहे हैं, उनको उसका बंद पड़ी हुई है, उसका खसारा भी नहीं खत्म कर पा रहे और उसको लीज पर भी नहीं दे सके अभी तक। इस तरह बाकी सरकारी इदारे हैं, PIA जो और हैं, उनका वहां पर जो जितने अरबों रुपए के हम खपा रहे हैं उसके अंदर, उस सिलसिले को भी रोकना होगा ताकि CPEC के जो ओवरऑल सम्राट हैं वो मौशियत को और आवाम को मुंतकिल हो सके। अच्छा, ये सिर्फ ADB नहीं कह रहा राव साहब, अब ये आवाज हमें बहुत सारी सिमतों से सुनाई दे रही है। अभी एक चाइनीज प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 8 से 10% तक जा सकता है अगर पाकिस्तान, उन्होंने 8 स्टेप्स बताए, उनको फॉलो करे। उसके अंदर से एक ये था कि जो रंगीन किस्म की पिक्चर दिखाई जाती है, बड़ी रोजी पिक्चर दिखाई जाती है कि पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में वो, इसको सिर्फ कागजों तक नहीं, ऑन ग्राउंड भी लाया जाए, करप्शन खत्म की जाए। करप्शन 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 हर जगह से आवाज आ रही है, खत्म करना तो ना गुज़ीर होगी, इसमें कोई शक नहीं। करप्शन तो हम अभी बात कर रहे थे PIA की, उसमें भी यही इशू है। जितने बड़े आपके इदारे हैं उनमें जो प्रॉब्लम है, एनर्जी सेक्टर हो चाहे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हों, जितने भी जगह हैं वहाँ पे ये सबसे बड़ा आपको खराबी बुरे तौर पे यही मिलती है। लेकिन मैं ये जिक्र करूँगा शौकत अजीज़ के दौर का। उस वक्त वो नारा होता था जी हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है, और जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप हासिल कर ले तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जो 70s में बुरी तरह से अमेरिका में भी ये फ्लॉप हो चुका है। और उस वहाँ पे जो स्टेट ओन तो नहीं थे, लेकिन प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस थी वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब वो पॉलिसी
मेकिंग को इफेक्ट कर रही हैं, लेजिस्लेशन को इफेक्ट कर रही हैं, जो कि सैमुअल हंटिंगटन ने एक वक्त में प्रिडिक्ट किया था कि ये होगा अगर आप ट्रिकल डाउन वाले थ्योरी पे जाएंगे, बड़े लोगों को मजबूत करते जाएंगे, बड़े इदारों को मजबूत करते जाएंगे, प्राइवेट खासतौर पर जो है, तो उनका ये असर होगा। उस वक्त उनको ये इस सदी में जाके याद है शौकत अजीज साहब को, उन्होंने उस पर किया मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जी चले गया। माइक्रो इकोनॉमिक पे फिर हम मार खा गए आके। जब नीचे बात आई, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली उसका नतीजा ये निकला तबाही होने। अब ये कह रहे हैं, एडीबी ये कह रहा है कि माइक्रो लेवल पे तो काफी बेहतरी हुई है, लेकिन जो मैक्रो लेवल है, यानी हम फिर वो घूम फिर के वो कोलू के बैल की तरह उसी दायरे में घूम रहे हैं। हम फिर दोबारा माइक्रो से फिर मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ, एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर के स्ट्रक्चर जो उसकी रिफॉर्म्स है और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की उनकी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के ऊपर अब सारा जोर दिया जा रहा है। आईएमएफ ने लेटली कहा है, चंद दिन पहले उसने यही बातें ऑलमोस्ट पॉइंट आउट की हैं। लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आई है, इसी रिपोर्ट में ये मेंशन है कि वो बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट के किसी एक्ट या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से नहीं आई। वो जो ऑयल प्राइसेस जो नीचे गई हैं इतनी ज्यादा, उसकी वजह से हुई है। जो अगर आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई है, बाकी चीजें जो बेहतर हुई हैं, वो उसकी वजह से हुई है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आपने उसका पूरा एडवांटेज नहीं लिया। अगर आप पूरा एडवांटेज लेते, अपने रेवेन्यू टारगेट्स आप जो आप रख रहे हैं बड़े एग्जेजरेटेड किस्म के, हर साल 15-20% बढ़ा देते हैं आप, वो आप कलेक्ट नहीं कर पाए। आपकी मशीनरी, वो फिर वहां पे एफबीआर की मशीनरी का काम आ जाता है, वो आप बेहतर नहीं कर पा रहे। इस तरह से जो दूसरी फील्ड है एग्रीकल्चर में, जैसे हम माइनस ग्रोथ में चले गए एग्रीकल्चर में। इस तरह एक्सपोर्ट की बात की इन्होंने, एक्सपोर्ट आपकी और इंपोर्ट में इतना बड़ा ट्रेड गैप वो हो गया है कि उसको आप अगले $20 अरब से ज्यादा का गैप है। एग्जैक्टली। फिर सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, बेबी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे इंडस्ट्री अगर प्रॉपर डेवलप हो जाती है, आप उसको एक्सपोर्ट जब करेंगे, तो जब वो एक्सपोर्ट आप करेंगे मैसिवली, तो आपको इंपोर्ट भी उसी तरह से आपकी बढ़ेगी। तो वो उसको मैनेज करना, उसको बैलेंस रखना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और उसके बाद आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसपे हमने कभी तवज्जो नहीं दी, आपकी 60% ऑलमोस्ट यूथ है। इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में, अगर उस 60% यूथ को, एजुकेटेड यूथ को आप निकाल दे, बाकी जो यूथ है आपकी, वो उसका मेजर पोर्शन वो है जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। उसको आपने कितना स्किलफुल बनाया है। सीपैक जब आता है, यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होती है, उसके हवाले से क्या आपने सोचा है? अगले 2-3 साल में ये अगर मंसूबा चल पड़ता है और 10 साल में पूरे एक कह ले कि जोबन पे आ जाता है और पूरे फुल थ्रोटल से उसको हम चलाते हैं, तो क्या हम कैटर कर पाएंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स से उसको? तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बात फिर वही तरजीहात की आ जाती है कि आपने लोगों पे खर्च करना है या सड़कों पे खर्च करना है। ठीक है, सिर्फ सड़कें बना देना तो पर्पस नहीं है। जाहिर सी बात है, जो सड़कों से जिन लोगों को फायदा होना चाहिए उनको भी स्किल की तरफ, किसी जमाने में पायलट स्कूल्स का बड़ा ट्रेंड आया था, लेकिन अब वो भी कुछ डेड होते हुए नजर आ रहे हैं। उससे एटलीस्ट स्किल्ड लेबर तो मिलता था, एटलीस्ट वो दुबई जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई थी उसकी, वो तो पाकिस्तान उसके अंदर मदद दे पाया, लेकिन अब वो भी उसकी तरफ भी ध्यान नहीं है।